हेलो एंड नमस्कार। मैं सुरेंद्र वर्मा रूहानी लॉ क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मोस्ट वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। इंडियन पॉलिटी की क्लास के अंदर आज हम जिस टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की स्रोत। मतलब भारत के संविधान को हमने कहां से लिया है, इसके स्रोत हमारे पास क्या क्या हैं। कल जब मैं आपको संविधान सभा पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कुछ बताया था कि भारतीय संविधान की कुछ ऐसे रीजन हैं जिसकी वजह से आलोचना की जाती है, और आलोचना करने वाले लोग भारतीय संविधान के बारे में अक्सर कहते हैं कि भारत का संविधान जो है वो कट एंड पेस्ट संविधान है। सुना होगा आपने कि बहुत से लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि भारत का संविधान जो है कट एंड पेस्ट का संविधान है। मतलब कहीं से कुछ उठाया है और कहीं पर कुछ रख दिया है। जैसे कंप्यूटर में हम करते हैं ना, यहाँ से काटा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया, सेम ऐसा ही कुछ लोगों का ये मानना है। आलोचना करने वाले कहते हैं कि भारत का संविधान कट एंड पेस्ट का संविधान है, कि हमने कहीं से उठा के कहीं पर रख दिया। लेकिन मैंने आपको ये बताया था और हमने अच्छे से देखा है संविधान निर्माण की प्रक्रिया के अंदर, संविधान को बनाने के अंदर संविधान सभा के मेंबर ने कितनी ज़्यादा मेहनत की थी। हम इसको कट एंड पेस्ट का संविधान तो कतई नहीं कह सकते हैं, लेकिन आलोचना करने वाले कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसका रीज़न है कि हमने लगभग 10 देशों के संविधान से कुछ न कुछ हमारे देश के संविधान के अंदर अवश्य लिया है। इसलिए लोग कह देते हैं कि कट एंड पेस्ट संविधान है, या लोग ये भी कह देते हैं कि ये तो नकली संविधान है, असली संविधान नहीं है। कौन सा संविधान है भाई? नकली संविधान है। कहीं ना कहीं से हमने कुछ ना कुछ उठा लिया, इसलिए हमारा संविधान क्या हो गया भाई? नकली संविधान है। आलोचना करने वाले ऐसा कहते हैं। कुछ लोग आलोचना करने वाले ये भी कहते हैं ये संविधान तो 1935 का जो अधिनियम था ना, उसकी प्रतिलिपि है। क्या कहते हैं भाई? 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि। ऐसा क्यों कहते हैं? उनका ये कहना भी जायज है। 1935 के अधिनियम की प्रतिलिपि या रिप्लिका। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि हम जानते हैं कि जो भारत का संविधान है ना, भारत के संविधान का मुख्य स्रोत जो है वो 1935 का अधिनियम ही है। लगभग 60% भारत का संविधान, जो आज का हमारा संविधान है, वो उसका लगभग 60% हिस्सा 1935 के अधिनियम से हूबहू शब्द से ले लिया गया है। इसलिए कुछ लोग ये कहते हैं कि इसकी प्रतिलिपि है। और यदि क्यों लिया गया इसके ऊपर हम चर्चा करें तो हम जानते हैं कि 1935 का जो संविधान एक्ट था उसके अंदर भारतीयों की बहुत अच्छी खासी भागीदारी थी। साइमन कमीशन की रिपोर्ट जाती है, 3 गोलमेज सम्मेलन होते हैं। गोलमेज सम्मेलन के अंदर भारत के लगभग हर समुदाय से, हर वर्ग के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद होते हैं, और उनसे डिस्कस करने के बाद क्या बनाया जाता है भाई? 1935 का अधिनियम बनाया जाता है। और 1935 के अधिनियम की हमने चर्चा भी की थी। उसके अंदर बुरा कुछ भी नहीं था, गलत कुछ भी नहीं था। केवल कमी जो थी वो केवल एक थी कि उसने हमें स्वतंत्रता नहीं दी थी। वो केवल उत्तरदायी सरकार की बात करता था, वो स्वशासन की बात नहीं करता था या स्वराज की बात नहीं करता था, और उसके अंदर कोई भी कमी नहीं थी। तो 1935 का संविधान अच्छा संविधान हमारे पास था। इसलिए हमने भारत के संविधान के अंदर 60% जो हिस्सा है वो कहाँ से कॉपी किया है भाई? 1935 के संविधान से कॉपी किया है। इसलिए लोग ये कहते हैं कि भारत का संविधान 1935 के अधिनियम की रेप्लिका है या प्रतिलिपि है। और कुछ लोग इसको ऐसा भी कहते हैं कि ये हमारा जो संविधान है वो अन इंडियन संविधान है। अन इंडियन या अभारतीय। अभारतीय किस लिए कहा गया? अभारतीय भी इसलिए कहा गया क्योंकि हमने 10 अलग अलग देशों के संविधान से कुछ न कुछ उठा लिया। इसलिए लोग कहते हैं कि हमारा संविधान कौन सा है भाई? अभारतीय संविधान है। ये आलोचना करने वाले कहते हैं। आलोचना करने वाले कहेंगे भाई ओबियस है, हर किसी का अधिकार है आलोचना करना, तो वो आलोचना कर सकते हैं, उनका ये कहना है। लेकिन हर आलोचना से हम सहमत हों ऐसा होना हमारे लिए जरूरी नहीं है। अब मैंने कहा कि भारतीय संविधान का जो 60% हिस्सा है, इसका एक बहुत बड़ा भाग जो है वो कहाँ से लिया गया है? 1935 के अधिनियम से लिया गया है। तो क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन आता है भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है या क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो इसका आंसर जो होगा हमारे लिए क्या होगा भाई? इसका आंसर होगा 1935 का भारत शासन अधिनियम। या मैं सीधा लिख देता हूं, 1935 का जो एक्ट था वो भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है।
लेकिन सपोज करो जो हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, क्योंकि एग्जाम तो हमारा ऑप्शनल एग्जाम होना है और उसके अंदर ऑप्शन दे दिए जाएंगे, रिटन एग्जाम नहीं है कि हम इसका उत्तर लिख दें। ऑप्शनल एग्जाम के अंदर हमें ऑप्शन में 1935 का अधिनियम दिया ही नहीं गया और हमें 4 देशों के नाम दे दिए गए। यदि हमें केवल 4 देशों के नाम दे के हमसे पूछ लिया जाता है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है, तो वही भारतीय संविधान के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव जिस देश के संविधान का पड़ा है उसका नाम है इंग्लैंड। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे ऊपर लंबे साल तक अंग्रेजों का शासन रहा है और हम अंग्रेजों की जो व्यवस्था थी उसी व्यवस्था के अकॉर्डिंग हमारे ऊपर शासन चलता आ रहा था। चाहे हम 1935 के अधिनियम की बात करें या जो भी हमने 1773 से लेके अब तक जो अधिनियम देखे थे 1858 तक 1948 तक, वो सारे के सारे नियम किसके द्वारा बनाए गए थे भाई? अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए थे। तो हम अंग्रेजों की शासन प्रणाली जो थे ना उसके आदतन हो चुके थे, इसलिए हमने हमारे संविधान के अंदर अधिकांश प्रोविजन जो लिए हैं वो कहां से संविधान से लिए हैं भाई? इंग्लैंड के संविधान से लिए हैं। तो या तो उत्तर हमारे पास क्या होगा? 1935 का अधिनियम, यदि ये ऑप्शन के अंदर है तो, और यदि ये ऑप्शन के अंदर नहीं है तो हमारे पास उत्तर क्या होगा भाई? इंग्लैंड का संविधान। तो उत्तर क्या होगा? इंग्लैंड का संविधान। और ये क्वेश्चन बहुत बार, एक बार नहीं भाई बहुत बार ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम के अंदर आया हुआ है। अलग अलग एग्जाम के अंदर कभी इस आंसर को दिया जाता है तो ये सही होता है, यदि ये नहीं दिया जाता तो सही क्या होता है भाई? इंग्लैंड का संविधान हमारे लिए सबसे बड़ा स्रोत है भारतीय संविधान का। तो ये तो बात ही सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है। और मैंने ये भी बता दिया बहुत से ऐसे देश हैं जहाँ से हमने कुछ न कुछ उनके देशों की जो अच्छी बातें थी ना वो हमने उठाई है। भारतीय संस्कृति की भी अच्छी एक खासियत है कि हमने जो अच्छी बातें थी दूसरों के अंदर उसको स्वीकार किया है तथा अपनी बुरी बातों को धीरे धीरे दूर करने का प्रयास किया है। यही कहता है कि हमें हमेशा सर्वोत्तम की तरफ प्रयास करना चाहिए, श्रेष्ठता की तरफ हमें बढ़ते रहना चाहिए। यही श्रेष्ठता का नियम है और यही हमारे संविधान के नीति निर्देशक तत्व के अंदर भी लिखा हुआ है कि हमेशा अच्छे के लिए या अपने उत्कर्ष के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। अब हम चर्चा करते हैं कि कौन कौन से देश के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, उन सब की चर्चा करते हैं। और जैसा मैंने आपको बताया सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है भाई? सबसे बड़ा सोर्स हमारा कौन सा है? इंग्लैंड का संविधान है। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि इंग्लैंड से हमने क्या क्या उठाया है या क्या क्या लिया है इंग्लैंड के संविधान से। तो सबसे पहले देखिए इंग्लैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है। इंग्लैंड के संविधान से जैसा कि मैंने आपको बताया सबसे ज्यादा प्रोविजन यदि कहीं से लिए गए हैं तो कहां से लिए गए हैं भाई? इंग्लैंड के संविधान से। क्या क्या लिया गया है? सबसे पहले जो लिया गया है वो लिया गया है भारत की जो शासन प्रणाली है। भारत की शासन प्रणाली कौन सी है भाई? संसदीय शासन प्रणाली। तो संसदीय शासन प्रणाली हमने कहां से ली है भाई? इंग्लैंड से ली है। तो सबसे पहले हमने क्या ली है? संसदीय शासन प्रणाली। डेमोक्रेसी के अंदर 2 तरह की शासन प्रणाली होती है। एक तो होती है संसदीय शासन प्रणाली जो हमारे ब्रिटेन के अंदर है या इंग्लैंड के अंदर है या इंडिया के अंदर है, और एक होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली जो अमेरिका के अंदर देखने को मिलती है। हमने ब्रिटेन के हम आदी हो चुके थे ब्रिटेन की शासन प्रणाली के, इसलिए हमने कौन सी स्वीकार की है भाई? संसदीय शासन प्रणाली ही स्वीकार कर ली है। अब संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है डिटेल के अंदर हम तब चर्चा करेंगे जब हम भारतीय संविधान की विशेषताओं के बारे में पढ़ रहे होंगे। अभी मैं थोड़ा सा ब्रीफ के अंदर आपको बता देता हूं कि संसदीय शासन प्रणाली होती क्या है। संसदीय शासन प्रणाली होती है, पहला, यदि सरकार का चयन व्यवस्थापिका में से किया जाए। संसदीय शासन प्रणाली का पहला जो पॉइंट होता है वो क्या होता है भाई? सरकार का जो चयन है, सरकार का चयन कहां से किया जाए भाई? व्यवस्थापिका से किया जाए। व्यवस्थापिका बोल दो चाहे विधायिका बोल दो, एक ही बात है, व्यवस्थापिका से किया जाए। और हमारे यहाँ व्यवस्थापिका को हम क्या बोलते हैं भाई? संसद बोलते हैं। तो हमारे यहाँ ऐसा ही होता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कहाँ से चुनी जाती है भाई? हमारी संसद का ही पार्ट होती है, संसद से ही चुनी जाती है। इसलिए हमारा जो पहला पॉइंट है वो ठीक बैठता है। दूसरा पॉइंट क्या बैठता है? दूसरा पॉइंट ये है हमारे पास जो सरकार है, सरकार व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो।
सरकार किसके प्रति उत्तरदायी हो भाई? व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी हो। हम जानते हैं कि भारत की सरकार जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, किसके प्रति उत्तरदायी है भाई? हमारे जो संसद के प्रति उत्तरदायी है, लोकसभा राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी है। और तीसरा पॉइंट होता है कि यहाँ पे जो कार्यपालिका है, संसदीय शासन प्रणाली में जो कार्यपालिका है वो दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है हमारे पास नाम मात्र की कार्यपालिका और दूसरी होती है वास्तविक कार्यपालिका। इंडिया के अंदर ऐसा है, नाम मात्र की कार्यपालिका कौन है भाई? हमारे राष्ट्रपति जो है हमारे लिए नाम मात्र की कार्यपालिका है। और वास्तविक कार्यपालिका कौन है भाई? भारत के प्रधानमंत्री जो है वो क्या है? वास्तविक कार्यपालिका है। तो ये हमारे पास है संसदीय शासन व्यवस्था। ये मैंने केवल ब्रीफ के अंदर बताया है, डिटेल के अंदर हम करेंगे इसको और बहुत अच्छे से करने वाले हैं कि संसदीय शासन प्रणाली क्या होती है। तो संसदीय शासन प्रणाली हमने कहाँ से ली है भाई? संसदीय शासन प्रणाली हमने ली है इंग्लैंड के संविधान से। दूसरा हमने क्या लिया है इंग्लैंड के संविधान से? इंग्लैंड के संविधान से दूसरी बात हमने ली है विधि का शासन या रूल ऑफ लॉ। किसका शासन भाई? विधि का शासन। भारत के अंदर विधि का शासन चलता है भाई, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है? विधि के शासन का मतलब क्या होता है? विधि के शासन का मतलब होता है कानून के समक्ष सभी समान हैं। कानून के समक्ष क्या है भाई? सभी समान हैं। ऐसा नहीं होगा किसी के ऊपर अलग कानून लागू होगा, किसी के ऊपर अलग कानून होगा, ऐसा नहीं है। इंडिया के अंदर कानून के समक्ष सभी लोगों को क्या दी गई है भी? समानता दी गई है। हालांकि हम बाद में देखते हैं कि कुछ लोग हमारे पास ऐसे हैं जिनको थोड़ी सी प्रिविलेज दी गई है, प्रिविलेजेस दी गई हैं, विशेषाधिकार दिए गए हैं। जैसे एमपी एमएलए जो है हमारे पास, उनको थोड़े विशेषाधिकार दिए गए हैं कि वो हमारे विधानसभा के अंदर बोल सकते हैं। राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, इनको विशेषाधिकार दिए गए हैं। यदि उन लोगों को छोड़ दिया जाए, वो एक्सेप्शनल लोग हैं, यदि उनको छोड़ दिया जाए तो उसके अलावा हमारे पास इंडिया के अंदर हर व्यक्ति संविधान के समक्ष क्या है भाई? समान है, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं है। और विधि का शासन जो है ये नियम भी हमने कहाँ से लिए है भाई? ये नियम भी हमने लिया है इंग्लैंड के संविधान से। तीसरी बात जो हमने ली है वो है संसदीय विशेषाधिकार। कौन से विशेषाधिकार भाई? संसदीय विशेषाधिकार। ये वही विशेषाधिकार है जिनकी मैं चर्चा अभी कर रहा था कि एमएलए, एमपी और राज्यपाल, राष्ट्रपति जो हैं उनको थोड़े से विशेषाधिकार दिए गए हैं। इन विशेषाधिकारों को हम क्या बोलते हैं भाई? संसदीय विशेषाधिकार बोलते हैं कि आपने जो सदन की कार्यवाही के अंदर कुछ बोला उसके लिए आपके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाएगा। ऐसा विशेषाधिकार किसको दिया गया है भाई? एमपी तथा एमएलए को दिया गया है। यदि हम आर्टिकल नंबर 105 देखते हैं भारतीय संविधान का, आगे हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 105 के अंदर एमपी, एमएलए तथा एमएलसी किस किस को? 3 लोगों को। आर्टिकल नंबर 105, एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जिसको हम सांसद कहते हैं, एमएलए मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जिसको विधायक बोला जाता है, और एमएलसी होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद का सदस्य, उसे भी विधायक ही कहा जाता है। इन तीनों को विशेषाधिकार दिए गए हैं। कौन से आर्टिकल के अंदर? आर्टिकल नंबर 105 के तहत। क्या क्या विशेषाधिकार दिए गए हैं हम डिटेल के अंदर बाद में पढ़ेंगे। साथ ही साथ यदि मैं बात करता हूं राष्ट्रपति को विशेषाधिकार कहां दिए गए हैं, तो उनको विशेषाधिकार दिए गए हैं आर्टिकल नंबर 361 के अंदर। आर्टिकल नंबर कौन सा भाई? 361 के अंदर, 361 के अंदर। इसमें किस किस को दिए गए हैं भाई? राष्ट्रपति को तथा भारत के राज्यपाल को। राष्ट्रपति तथा भारत के राज्यपाल को क्या दिए गए हैं? विशेषाधिकार दिए गए हैं। तो हमारे पास तीसरा जो पॉइंट हमने इंग्लैंड से लिया वो क्या है भाई? हमारे पास संसदीय विशेषाधिकार किस किस को दिए गए हैं हमने देख लिया। जो चौथा पॉइंट हमने इंग्लैंड से लिया है वो हमारे पास चौथा पॉइंट है विधि निर्माण की प्रक्रिया। कानून का निर्माण कैसे होगा? विधि निर्माण की प्रक्रिया। भारत के अंदर चाहे संसद विधि बनाए चाहे विधानमंडल विधि बनाए, दोनों की विधि के निर्माण की या कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो लगभग सेम ही है। और वो प्रक्रिया हमने कहां से ली है भाई? वो प्रक्रिया भी हमने कहां से ली है? इंग्लैंड के संविधान से ली है। यदि आप इस प्रक्रिया के बारे में जानना चाहते हो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का आर्टिकल नंबर 107 और आर्टिकल नंबर 108 में बताते हैं कि संसद जो विधि बनाती है वो किस तरह से बनाती है, उसकी प्रक्रिया का वर्णन यहाँ पर किया गया है। जो पांचवी बात हमने यहां से ली है वो ली है सामूहिक उत्तरदायित्व। क्या लिया है भाई? सामूहिक उत्तरदायित्व, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी।
सामूहिक उत्तरदायित्व। सामूहिक उत्तरदायित्व किसका भाई? मंत्री परिषद का। हमें पता है कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से विधानसभा या लोकसभा, जो भी लोअर हाउस ऑफ विधानमंडल और संसद है, जो निम्न सदन है, उसके प्रति क्या होती है भाई? उत्तरदायी होती है। क्या होता है हमारे पास? मंत्री परिषद सामूहिक रूप से, कौन से रूप से? सामूहिक रूप से, भारत में व्यवस्था है, सामूहिक रूप से निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। निम्न सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। सामूहिक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? यदि एक मंत्री की आलोचना की जाती है, इसका मतलब है पूरे के पूरे मंत्रिपरिषद की आलोचना की गई है। यदि एक मंत्री की प्रशंसा की जाती है, इसका मतलब है पूरे की पूरी मंत्रिपरिषद की प्रशंसा की गई है। यदि एक मंत्री के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ जाता है, तो इसका मतलब है पूरे की पूरी मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि भारत के अंदर मंत्री एक साथ तैरते हैं तथा एक साथ डूबते हैं। ऐसा इसीलिए कहा गया है क्योंकि इंडिया के अंदर क्या है भाई? सामूहिक उत्तरदायित्व। और ये भी हमने कहां से लिया है? ये भी हमने लिया है इंग्लैंड के संविधान से। अब हम चलते हैं छठी बात की तरफ। छठी बात हमने यहां से लिया है एकल या इकहरी नागरिकता। एकल नागरिकता। हम सभी जानते हैं भारत के अंदर हमें केवल और केवल सिंगल सिटीजनशिप है। केवल और केवल हमारे पास भारत की राजनिकता है, किसी भी राज्य की सिटीजनशिप हमारे पास नहीं है। हम केवल और केवल क्या हैं भाई? भारत के नागरिक हैं। राजस्थान के, पंजाब के, हरियाणा के यहाँ के नागरिक नहीं हैं। तो ये व्यवस्था भी हमने कहाँ से ली है? इंग्लैंड के यहाँ से ली है। सातवां जो हमने व्यवस्था ली है वो है लोकसभा अध्यक्ष का पद। क्या भाई? लोकसभा अध्यक्ष का पद। लोकसभा अध्यक्ष का पद जो है, यह भी हमने कहां से लिया है भाई? इंग्लैंड के संविधान से लिया है। और अंतिम हम देखते हैं राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां। राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां, आर्टिकल नंबर 72। भारतीय संविधान का आर्टिकल नंबर 72 हमें बताता है कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन सी समाधान शक्तियां हैं। 5 तरह की समाधान शक्तियां राष्ट्रपति के पास मिलती है हमें। तो राष्ट्रपति की समाधान शक्तियां भी हमने कहां से लिया है भाई? इंग्लैंड के संविधान से लिया है। तो इंग्लैंड के संविधान से हमने ये 8 बातें ली हैं। तो मेजर पोर्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहां से लिया गया है भाई? इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि आप नोट्स बना रहे होंगे साथ साथ। यदि नहीं बना रहे हैं तो फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पेन और कॉपी लेके बैठिएगा और साथ के साथ नोट्स बनाते रहिए, ताकि आप इन क्लासेस का मैक्सिमम फायदा उठा सके। और जब आप एग्जाम देने वाले हों, आपका एग्जाम बहुत ज़्यादा पास में आ जाए, तब केवल एक बार आपके नोट्स का यदि आपने रिवीजन कर लिया तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे आने वाले हैं। आगे भाई मर्जी आपकी है। यदि नोट्स नहीं बनाना चाहते तो कम से कम स्क्रीनशॉट तो ले ही लीजिए, क्योंकि मैं स्क्रीन से हट जाता हूँ केवल इसीलिए कि आप स्क्रीनशॉट ले सके। अब हम चलते हैं दूसरे देश की तरफ। दूसरा जो सबसे बड़ा देश है जिसका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ा, वो हमारे पास है अमेरिका। दुनिया का सबसे पहला डेमोक्रेटिक देश, दुनिया का सबसे पुराना संविधान यदि किसी के पास है लिखित संविधान, तो वो किसके पास है भाई? अमेरिका के पास है। तो दूसरा देश हम जाते हैं USA, संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से हमने क्या क्या बातें ली है। तो अमेरिका से जो हमने पहला काम लिया है वो लिया है शक्तियों का पृथक्करण, डिवाइडेशन ऑफ द पावर्स, शक्तियों का पृथक्करण। पहला हमने क्या लिया है भाई? शक्तियों का पृथक्करण। शक्तियों का पृथक्करण किस किस के बीच में किया गया है भाई? पावर जो है किस किस के बीच में बांटी गई है? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका, इन तीनों के बीच में पावर को बांटा गया है। और ये हमने कहां से लिया है भाई? USA से लिया है। किस किस के बीच में? व्यवस्थापिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका के बीच में शक्तियों का पृथक्करण किया गया है। और ये हमने कहां से लिया है भाई? USA से लिया है। यदि हम अमेरिका की बात करते हैं ना, तो अमेरिका के अंदर व्यवस्थापिका बिल्कुल अलग है,
कार्यपालिका बिल्कुल अलग है और न्यायपालिका बिल्कुल अलग है। लेकिन इंडिया के अंदर थोड़ा सा चेंज हमने किया है, हमारी न्यायपालिका तो स्वतंत्र है लेकिन कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका काफी हद तक एक दूसरे से मिले जुले होते हैं, हमने थोड़ा सा ये किया है। लेकिन अमेरिका, यदि हम शक्तियों के पृथक्करण का बेस्ट एग्जाम्पल दुनिया के अंदर जानना चाहें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारे लिए क्या है भाई, अमेरिका है, जिसके अंदर बिल्कुल ही तीनों अलग अलग है। नंबर 2 पॉइंट जो हमने अमेरिका से लिया है वो लिया है प्रस्तावना की शब्दावली या प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की शब्दावली, प्रस्तावना की शब्दावली या प्रस्तावना की भाषा कहाँ से लिए भाई, हमने अमेरिका से। जो हम पढ़ते हैं ना, हम भारत के लोग, भारत को एक ये बनाने के लिए, तो ये जो लैंग्वेज जो है हमारी प्रस्तावना की, ये हमने कहाँ से ली है भाई, अमेरिका से ली है। अगली जो हमने बात लिखी है अमेरिका से वो ली है विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण। देखो हम 3-4 नियम पढ़ते हैं। एक मैंने पढ़ा रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन हमने पढ़ा अभी थोड़ी देर पहले। अब मैं क्या बता रहा हूं आपको, विधि का समान संरक्षण। विधि का समान संरक्षण का मतलब क्या होता है, विधि का समान संरक्षण इसका मतलब होता है कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। क्या, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। ध्यान से देखो, यदि सभी लोगों के साथ एक जैसा ही व्यवहार किया जाएगा तो ये अन्याय हो जाएगा कि बच्चे के साथ भी वैसा ही कानून है बच्चे के लिए, और बुजुर्ग के लिए, बड़ा जो वयस्क है उसके लिए वैसा ही कानून है। मान लो बुजुर्ग को ऐसा कानून है कि बुजुर्ग को तो आप 5 साल की सजा दे रहे हो, तो यदि कोई 2 महीने का बच्चा यदि वो सजा अपराध करता है तो क्या उसको भी आप 5 साल की सजा दोगे क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि समान संरक्षण में है कि जो एक जैसी कैटेगरी के लोग हैं ना, उनके लिए एक जैसा कानून होगा, तो उसे कहते हैं विधि का समान संरक्षण। एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंडिया में क्या शुरू किया गया भाई, आरक्षण शुरू किया गया है। जितने भी SC के लोग हैं उनको एक जैसे ट्रीट किया जाएगा, जितने ST के लोग हैं उनको एक जैसे व्यवहार किया जाएगा, OBC वालों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, महिलाओं के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा, जो सामान्य वालों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। मतलब कि आरक्षण का जो बेस है वो क्या है भाई, विधि का समान संरक्षण, सभी एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। तो इसको लिख लो आप, क्या है भाई, विधि के समान संरक्षण का मतलब क्या होता है, समान वर्ग के लोगों के साथ समान बर्ताव। समान वर्ग के लोगों के साथ समान बर्ताव। तो इसे हम क्या कहते हैं भाई, विधि का समान संरक्षण। और यही हमारे पास क्या है, आरक्षण का आधार है। इसी आधार पर भारत में क्या दिया गया है भाई, आरक्षण दिया गया है कि एक जैसे लोगों के साथ, एक ही वर्ग के लोगों के साथ हमने क्या करना है भाई, एक जैसा बर्ताव करना है। चौथी बात हमने यहाँ से क्या ली है, चौथी बात ली है कि भारत का जो राष्ट्रपति है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है। हम जानते हैं ये बात भी हमने कहाँ से ली है भाई, अमेरिका से ली है। क्या, राष्ट्रपति जो है वो क्या होता है, तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति। तीनों सेनाएं, 3 सेनाएं कौन कौन सी है भाई हमारे, थल सेना, जल सेना और वायु सेना। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है, भारत का राष्ट्रपति होता है, आप बहुत अच्छे से जानते हो। 5वीं बात हमने यहाँ से ली है मौलिक अधिकार। वेरी 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 इंपॉर्टेंट और बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई, मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए, DPSP कहाँ से लिए गए, ये तो आम खास पूछ लिए जाते हैं। तो मौलिक अधिकार जो है हमारे पास फंडामेंटल राइट हैं, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। छठी बात यदि हम बात करते हैं तो छठा जो पॉइंट है वो लिया गया है महाभियोग। महाभियोग, महाभियोग जो शब्द है इसका उपयोग केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति को हटाने के लिए ही यूज किया गया है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। भारतीय संविधान के अंदर महाभियोग शब्द यदि आप पढ़ोगे केवल और केवल भारत के राष्ट्रपति के लिए ही यूज किया गया है। लेकिन बहुत से ऐसे और पद हैं जिसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाना, UPSC के चेयरमैन को हटाना, मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाना, उनके लिए भी यदि हम प्रक्रिया देखते हैं ना तो प्रक्रिया बिल्कुल वैसी की वैसी है जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए है, लेकिन उनके लिए महाभियोग शब्द का उपयोग नहीं किया गया। बस डिफरेंस यहाँ से आ जाता है। तो महाभियोग शब्द जो है हमने वो भी हमने कहाँ से लिया है भाई, अमेरिका से लिया है। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया जो है वो भी हमने कहां से ली है,
अमेरिका से ली है। सुप्रीम कोर्ट तथा हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को हटाने की जो विधि हमारे पास है, प्रक्रिया जो हमारे पास है, वो भी हमने कहाँ से ली है? अमेरिका के संविधान से ली है। अगला जो हमने यहाँ से लिया है वो लिया है उपराष्ट्रपति का पद। उपराष्ट्रपति का पद तथा साथ ही साथ उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, ये भी हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका से लिए है। तथा उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का सभापति होना, ये तो हम जानते हैं ना कि उपराष्ट्रपति जो है राज्यसभा के क्या होते हैं भाई? सभापति होते हैं। उपराष्ट्रपति हमारे राज्यसभा के सभापति होंगे, ये हमने कहाँ से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। अगली जो हमने बात ली है यहाँ से वो लिया है स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारी न्यायपालिका क्या है भाई? स्वतंत्र है, वो यहाँ से लिया है हमने स्वतंत्र न्यायपालिका। इसको यदि हम अलग नहीं लिखते तो भी चलता, क्योंकि ये पहले पॉइंट का ही भाग है। पहले पॉइंट में क्या लिखा था भाई? शक्तियों का पृथक्करण, तो वहीं पर हमारे पास न्यायपालिका क्या हो गई थी भाई? स्वतंत्र हो गई थी। 10वां जो पॉइंट हमने लिया है वो लिया है न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक पुनरावलोकन कौन कर सकता है भाई? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कर सकते हैं। जुडिशियल रिव्यू जिसको हम कहते हैं, जुडिशियल रिव्यू विधायिका के द्वारा बनाए गए कानून भारतीय संविधान के साथ मेल खाते हैं या नहीं खाते। यदि वो भारतीय संविधान की अवहेलना करते हैं तो जिस हद तक वो भारतीय संविधान की अवहेलना करती है उस हद तक उनको क्या कर दिया जाता है भाई? डिलीट कर दिया जाता है। इसे हम कहते हैं न्यायिक पुनरावलोकन। यदि न्यायिक पुनरावलोकन की हम बात करें तो इस शब्द का उपयोग भारतीय संविधान में कहीं भी नहीं किया गया। फिर भी आर्टिकल 13 में जो कुछ लिखा हुआ है उसका मतलब यही बनता है, न्यायिक पुनरावलोकन। और लास्ट में जो हमने 11वां पॉइंट यहाँ से लिया है वो है लोकहितवाद। क्या है भाई? इसको लोकहितवाद भी बोला जाता है, जनहित याचिका भी बोला जाता है, एक ही बात है। लोकहितवाद कह दो या जनहित याचिका कह दो। जनहित याचिका या लेटेस्ट नाम इसका और है, इंग्लिश में यदि हम बात करें तो बोलते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। तो ये जो 11 बातें हैं ये हमने कहाँ से ली हैं? अमेरिका के संविधान से ली हैं। फिर भाई उम्मीद करता हूँ आप उतार रहे होंगे। यदि नहीं उतार रहे हैं मेरे साथ साथ तो भाई स्क्रीनशॉट तो ले ही लो, इतने ढेट भी मत बनो कि स्क्रीनशॉट भी नहीं लें। तो 2 हमने बड़े बड़े देश देख लिए जिनका प्रभाव भारतीय संविधान के ऊपर सबसे ज़्यादा पड़ा। पहला सबसे ज़्यादा प्रभाव इंग्लैंड के संविधान का पड़ा, और इंग्लैंड के बाद दूसरे नंबर पे जो देश आता है उसका क्या नाम है भाई? अमेरिका। अब हम चलते हैं तीसरे देश की तरफ। तीसरा देश, अब छोटे छोटे देश हैं, छोटे छोटे देश का मतलब ये नहीं भी छोटे देश हैं, वहाँ से हमने छोटे छोटे प्रोविजन लिए हैं, कम कम प्रोविजन लिए हैं। ज़्यादा प्रोविजन वाले हमारे पास ये 2 ही देश थे, अब कम कम प्रोविजन वाले देश बचते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो देश हमारे पास आता है उसका नाम है कनाडा। कनाडा से हमने क्या क्या लिया है? कनाडा से हमने लिया है भाई, पहला तो हमने लिया है केंद्र तथा राज्यों के बीच में जो संबंध हमारे पास होंगे। भारतीय संविधान का भाग नंबर 11 जो कहता है केंद्र राज्यों के बीच में संबंध, या जिसको मैं दूसरी भाषा में बात करूं तो भारत का जो संघात्मक ढांचा है, संघात्मक ढांचा हमने कहां से लिया है? कनाडा से लिया है। तो पहली हमने बात यहां से क्या लिया भाई? केंद्र तथा राज्यों के बीच में संबंध। केंद्र तथा राज्यों के बीच में जो संबंध है हमारे यहाँ पे वो हमने कहाँ से लिया है भाई? कनाडा से लिया है। या इसी बात को मैं दूसरे शब्दों में लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ भाई? संघात्मक ढांचा। भारत में कौन सा ढांचा है? संघात्मक ढांचा है। तो ये संघात्मक ढांचा हमने कहाँ से लिया है? कनाडा से लिया है। और संघात्मक ढांचे के तहत हमने क्या किया है? हमारे जो काम हैं उन कामों को हमने बांट रखा है, बंटवारा कर रखा है। संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची, इन तीनों सूचियों के अंदर हमने क्या कर रखा है? बंटवारा कर रखा है। तो इस संघात्मक ढांचे के तहत जो कनाडा से हमने लिया है वहां से हमने 2 सूचियां ली है। एक तो हमने कौन सी सूची ली है भाई? संघ सूची ली है, और दूसरी कौन सी सूची ली है? राज्य सूची ली है।
संघ सूची भी हमने कनाडा से ही ली है तथा साथ ही साथ राज्य सूची भी हमने कहां से ली है, कनाडा से ली है। और यदि समवर्ती सूची की हम बात करते हैं, कनाडा के संविधान के अंदर समवर्ती सूची नहीं थी, समवर्ती सूची हमने ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो आप नोट लगा के लिख सकते हो समवर्ती सूची। समवर्ती सूची हमने कहां से ली है भाई, समवर्ती सूची ली है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो जो कनाडा से जो पहला चीज ली है हमने, वो हमारे पास है केंद्र तथा राज्यों के बीच में संबंध। कनाडा से दूसरी बात जो हमने ली है वो है अवशिष्ट विषय। अवशिष्ट विषय आप जानते हो, अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति, कानून बनाने की किसके पास है भाई बताओ? अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है? भारत की संसद के पास है। अवशिष्ट विषयों पर कानून भारत की संसद बनाएगी। ये पॉइंट भी हमने कहां से लिए है? कनाडा से लिए है। अवशिष्ट विषय कौन से विषय हैं? वे सब्जेक्ट जो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची तीनों के अंदर ही नहीं है, उनको क्या कहा गया है भाई? अवशिष्ट विषय कहा गया है। उसके बाद हम देखते हैं कनाडा से हमने और क्या लिया है, और हमने लिया है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, आप सभी जानते हो। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी, ये भी कनाडा के संविधान से लिया गया है। और लास्ट में यहां से लिया गया है राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लेना। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श कौन से आर्टिकल के तहत लिया जाता है भाई? जल्दी बता दो। राष्ट्रपति द्वारा सुप्रीम कोर्ट से परामर्श लिया जाता है आर्टिकल नंबर 143 के तहत। तो ये भी हमने कहां से लिया है भाई? कनाडा के संविधान से लिया है। तो कनाडा के संविधान से हमने 4 बातें ली हैं। उसके बाद हमारे पास अगला जो संविधान आता है, अगला जो देश आता है, वो हमारे पास आता है आयरलैंड। आयरलैंड के संविधान से, आयरलैंड के संविधान से क्या लिया है? आयरलैंड बोलते ही सबके दिमाग में एक बात तो आती है डीपीएसपी, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, वो हमने कहां से लिए हैं भाई? आयरलैंड से लिए हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहां से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए हैं। दूसरा हमने यहां से ली है राष्ट्रपति को निर्वाचित करने की जो प्रक्रिया है, राष्ट्रपति का कॉलेजियम मंडल होगा, वो वोट देंगे, कैसे कैसे वोट देंगे, ये सब कुछ हमने कहां से लिया है भाई? आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया, राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया कहां से ली गई है? आयरलैंड से। और तीसरी महत्वपूर्ण जो बात ली गई है वो यहां से ली गई है राज्यसभा के मनोनीत सदस्य। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति के द्वारा 12 मेंबर मनोनीत किए जाते हैं। कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में राष्ट्रपति जो है 12 मेंबर मनोनीत करते हैं। तो ये 12 मेंबर कहां से लिए जाते हैं भाई? कहां से लिए थे हमने? आयरलैंड के संविधान से। तो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, ध्यान से देखना भाई, राज्यसभा के अंदर 2 तरह के सदस्य होते हैं। एक होते हैं मनोनीत और दूसरे कौन से होते हैं? निर्वाचित। 12 मेंबर हमारे पास क्या होते हैं? मनोनीत। तो जो मनोनीत मेंबर है ना, वो तो हमने कहां से लिए हैं? आयरलैंड से लिए हैं। और जो निर्वाचित मेंबर हैं, कौन से मेंबर? निर्वाचित मेंबर, यही लिख देता हूं, जो निर्वाचित मेंबर हैं वो हमने लिए हैं दक्षिणी अफ्रीका से। निर्वाचित मेंबर कहां से लिए हैं भाई? दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से हमारे द्वारा लिए गए हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, मनोनीत मेंबर अलग से कहीं से लिए गए हैं, निर्वाचित मेंबर अलग कहीं से लिए गए हैं। 5वां देश, चलो दक्षिणी अफ्रीका ही हम कर लेते हैं कि हम दक्षिणी अफ्रीका से क्या क्या लिए हैं। दक्षिणी अफ्रीका, साउथ अफ्रीका जिसको बोला जाता है, दक्षिणी अफ्रीका, यहां से हमने लिया है, पहला तो मैंने लिख ही दिया, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य है। नंबर 1 क्या लिया भाई यहां से? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य कहां से लिए हैं भाई? दक्षिणी अफ्रीका से। दूसरा,
दक्षिण अफ्रीका से लिया गया है। संविधान को संशोधन करने की प्रक्रिया जो है, संविधान संशोधन कैसे किया जाएगा, आर्टिकल नंबर 368। आर्टिकल नंबर 368 हमने कहाँ से उठाया है भाई, दक्षिण अफ्रीका से उठाया है। तो लिख लो दूसरा हमने क्या लिया है भाई, संविधान संशोधन की प्रक्रिया। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस प्रक्रिया से किया जाता है भाई, आर्टिकल नंबर 368, आप सभी जानते हो 368 आर्टिकल। तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान से हमने ये दो ही बातें ली है। उसके बाद हम आते हैं छठे देश की तरफ। छठा देश हमारे पास है ऑस्ट्रेलिया। छठा देश कौन सा है भाई हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या लिया है, पहला तो हमने लिया है यहाँ के संविधान से प्रस्तावना की भावना। प्रस्तावना का जो अवधारणा है या दर्शन जो है ना, फिलोसफी ऑफ द प्रीएम्बल, वो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली है। पहले मैंने कुछ टाइम पहले आपको बताया था प्रस्तावना की भाषा। जो प्रस्तावना की भाषा हमने ली थी, जो लिखा हुआ है हम भारत के लोग भारत को ये बनाने के लिए, तो प्रस्तावना की भाषा जो है वो तो ली गई है अमेरिका के संविधान से। लेकिन यदि प्रस्तावना की भावना की यदि हम बात करें, दर्शन की यदि हम बात करें, अवधारणा की हम बात करें या फिलोसफी की हम बात करें, तो हमने कहाँ से ली है भाई, वो लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो लिख लीजिए आप, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की भावना या दर्शन या अवधारणा, यदि इंग्लिश में बोलें तो फिलोसफी, ये हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया है। दूसरा, हमारे यहाँ प्रावधान है दोनों हाउस, जो संसद के दोनों हाउस है, लोकसभा तथा राज्यसभा, इनकी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है कभी कभी, जब डेडलॉक की स्थिति आ जाती है दोनों ही हाउस के अंदर, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। तो संयुक्त बैठक को बुलाने का प्रावधान भी हमने कहां से लिया है भाई, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो लिख लो, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक, ये भी कहां से ली है भाई, ऑस्ट्रेलिया से ली है। और यहां से तीसरी बात मैंने अभी आपको बताया था, जो समवर्ती सूची है ये कहां से ली गई है भाई, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची ये भी कहां से ली गई है, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो अब तक हमने 6 देश कर लिए हैं, और उसके बाद यदि हम बात करते हैं 3-4 देश और बच गए हमारे पास। अब हम चलते हैं 7वें नंबर के देश के पास। 7वां देश हमारे पास है जर्मनी। जर्मनी के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, जर्मनी के संविधान से सबसे पहली चीज जो ली है वो लिए हैं आपातकालीन प्रावधान। हमारे यहाँ पर 352 से लेकर 360 तक के जो प्रावधान है आपातकालीन प्रावधान है। राष्ट्रीय आपातकाल लगता है, राष्ट्रपति शासन लगता है, और वित्तीय आपातकाल लगता है। आपातकालीन प्रावधान हमने कहाँ से लिए हैं भाई, जर्मनी के संविधान से लिए हैं। तो लिख लो, नंबर 1 यहाँ से क्या लिए हैं भाई हमने, आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान हमने कहां से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। 3 तरह के आपातकाल हमारे पास हैं, 352, 356, 360। राष्ट्रीय आपातकाल जर्मनी से लिया गया है, राष्ट्रपति शासन जर्मनी से लिया गया है। लेकिन तीसरा आपातकाल जो हमारे पास है ना, वित्तीय आपातकाल, वो मैंने शायद अमेरिका में आपको बताया या नहीं बताया मुझे ख्याल नहीं है। तीसरा जो वित्तीय आपातकाल है, वित्तीय आपातकाल कहां से लिया गया है, वित्तीय आपातकाल लिया गया है भाई अमेरिका से। यदि वहां मैंने नहीं लिखाया था तो आप लिख लेना, यहाँ पर नोट लगा के लिख लेना कि जो वित्तीय आपातकाल है, बाकी आपातकाल के प्रोविजन तो हमने कहां से लिए हैं, जर्मनी से लिए हैं। लेकिन जो वित्तीय आपातकाल है, आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, ये कहाँ से लिए हैं भाई, ये यूएसए से लिए हैं। मुझे लगता है कि शायद मैंने अमेरिका में आपको ये नहीं लिखाया था, तो अमेरिका में आप इसको लिख लेना कि वित्तीय आपातकाल कहाँ से लिए गए हैं भाई, अमेरिका से लिए गए हैं। दूसरा, जब आपातकाल लगा होता है तो आपातकाल के दौरान हमारे मूल अधिकारों को सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किया जा सकता है राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया है भाई, जर्मनी से लिया है। तो लिख लो, आपातकाल के दौरान, आपातकाल के दौरान
मौलिक अधिकारों का निलंबन, मौलिक अधिकारों का निलंबन किसके द्वारा किया जाता है भाई? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति उद्घोषणा करते हैं कि कौन कौन से मौलिक अधिकार निलंबित किए जाएंगे। तो ये प्रोविजन भी हमने कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। तो जर्मनी जो है आपातकाल के बारे में जो प्रोविजन थे वही हमने लिए हैं। अगला देश 8वें नंबर का जो देश है वो हमारे पास आता है फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या क्या लिए हैं? फ्रांस से बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं ली हमने। पहला तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंदर 3 शब्द लिखे हुए मिलते हैं हमें, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। ये तीनों शब्द जो है ये हमने कहाँ से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। नंबर 1 प्रस्तावना के जो 3 शब्द है, देखो प्रस्तावना में लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं प्रस्तावना ली है हमने, प्रस्तावना के 3 शब्द लिए हैं हमने। कौन कौन से? पहला हमने यहाँ से लिए है स्वतंत्रता, दूसरा हमने लिया है समानता और तीसरा हमने लिया है बंधुत्व। तो ये तीनों शब्द हमने कहाँ से लिए हैं भाई? फ्रांस से लिए हैं, स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व। और यहाँ से हमने क्या लिया है? और यहाँ से हमने लिए गणतांत्रिक व्यवस्था या गणराज्य। भारत क्या भी गणराज्य है। जो गणतांत्रिक व्यवस्था है या गणराज्य है ये भी हमने कहाँ से लिया है भाई? फ्रांस से लिया है। गणतांत्रिक व्यवस्था, गणतांत्रिक व्यवस्था या इसी को क्या कहा जा सकता है? गणराज्य। तो भारत एक गणराज्य है। ये हमने प्रोविजन कहाँ से लिया था? फ्रांस के संविधान से लिया था। उसके बाद हम आते हैं 9वें देश की तरफ। 9वां देश हमारे पास है USSR, सोवियत संघ। उस टाइम सोवियत संघ रूस हुआ करता था, जब उन्होंने संविधान बनाया तब तो ना। तो सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या लिया? सोवियत संघ, रूस आप कह सकते हो। सोवियत संघ के संविधान से हमने क्या क्या लिया है? तो आप सभी बहुत अच्छे से जानते हो इस बात से। जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हमारे पास हैं, मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं भाई? सोवियत संघ रूस से लिए हैं। तो पहली चीज तो हमने यहाँ से लिए हैं मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं? रूस से लिए गए हैं। और दूसरी बात जो यहाँ से ली गई है वो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना के अंदर 3 तरह के न्याय की बात की गई है। कौन कौन सा 3 न्याय है? सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय तथा राजनीतिक न्याय। तो ये तीनों तरह के न्याय की जो अवधारणा है ना, ये कहाँ से ली गई है भाई? USSR से ली गई है। तो आप लिख लो सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक न्याय की अवधारणा। ये कहाँ से लिया है हमने भाई? सोवियत संघ रूस से लिया है। और लास्ट में जो हमारे पास देश आता है 10वें नंबर पे देश, वो क्या है? जापान। अब हम देखते हैं हमने जापान से क्या क्या लिया है। जापान से क्या क्या लिया गया है भाई? जापान से हमारे पास केवल एक ही चीज ली गई है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। क्या लिया गया है भाई? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, द प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय द लॉ। इसका मतलब क्या होता है? भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर 21 के अंदर इसका जिक्र किया गया है। क्या लिखा गया है? किसी भी जीने का अधिकार है ना, आर्टिकल 21 आप जानते हो। जीने के अधिकार में लिखा गया है किसी भी व्यक्ति की जिंदगी की है, जिंदगी केवल और केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा ही छीनी जा सकती है और कोई हमारे पास तरीका नहीं है। ये आर्टिकल 21 के अंदर हम पढ़ेंगे, बहुत डिटेल के अंदर हम देखने वाले हैं। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब क्या है रियल के अंदर? तो इसका मतलब होता है जब भी हम कोई भी कानून बनाएंगे तो कानून बनाने के अंदर जो कानून बनाने का तरीका भारतीय संविधान के अंदर लिखा गया है, हम उसी तरीके से इस कानून बनाएंगे, उसके हर एक पॉइंट को हम पालित करेंगे। यदि हमने पालना नहीं की तो प्रक्रिया जो है विधि द्वारा स्थापित नहीं होगी। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब है कानून बनाते समय कानून बनाने की सही प्रक्रिया की पालना किया जाना। क्या है इसका मतलब? इसका मतलब है कानून बनाते समय
कानून बनाने की सही प्रक्रिया की पालना करना। यदि हमने कानून को ठीक उसी विधि से बनाया है जो विधि संविधान के अंदर वर्णित है, फिर तो सही है। हम कह सकते हैं कि जो प्रक्रिया है वो क्या है भाई, विधि द्वारा स्थापित है। और यदि हमने उस विधि का पालन नहीं किया, उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया, तो हम कहेंगे कि आपकी जो प्रक्रिया है विधि द्वारा स्थापित नहीं है। साथ ही साथ एक और प्रक्रिया हमारे पास होती है, बस जापान से तो हमने यही ली थी, लेकिन आजकल भारतीय संविधान के अंदर एक प्रक्रिया और वर्णित हो चुकी है, प्रचलित हो चुकी है, जिसका नाम है विधि की उचित प्रक्रिया, ड्यू कोर्स ऑफ द लॉ। विधि की उचित प्रक्रिया का मतलब क्या होता है, वो कहते हैं कानून बनाने की जो विधि थी ना, या कानून बनाने का जो तरीका था, हो सकता है हमने उस तरीके को फॉलो नहीं किया हो सकता है हमने उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया हो, लेकिन यदि हमारा कानून बनाने का उद्देश्य पवित्र है और कानून बनाने का उद्देश्य सही है, तो हमारा कानून क्या होगा भाई, सही होगा। इसे हम कहते हैं विधि की उचित प्रक्रिया। इसको हम आर्टिकल 21 जब कर रहे होंगे तब हम डिटेल के अंदर करेंगे। आज हमने किया है भारतीय संविधान के मुख्य स्रोत कौन कौन से हैं। उम्मीद करता हूं आपने उतारा होगा, नहीं उतारा तो भाई आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो भारतीय संविधान के 10 मुख्य स्रोत हैं। सबसे बड़ा स्रोत हमारे पास 1935 का संविधान। उसके बाद देशों के अंदर हम बात करें तो सबसे बड़ा देश हमारे पास इंग्लैंड है। उसके बाद यदि हम बात करें दूसरे नंबर पे तो अमेरिका आता है। उसके बाद यदि हम बात करें छोटे छोटे कंट्रीज हमारे हैं जहां से हमने कुछ ना कुछ उठाया है, कनाडा से, आयरलैंड से, दक्षिणी अफ्रीका से, ऑस्ट्रेलिया से, जर्मनी से, फ्रांस से, सोवियत संघ रूस से तथा जापान से। यदा कदा यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और सीधा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन या तो सीधा आ जाता है भी निम्न में से हमने कनाडा से क्या लिया है, 4 ऑप्शन आ गए, या सीधा आ जाता है नाम दे दिया जाता है, जैसे दे दिया गया केंद्र तथा राज्यों के बीच में संबंध, ये कहाँ से लिया गया है, फिर 4 देशों के नाम दे दिए। या क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से आ जाता है, सूची ए के अंदर 4 देश दिए जाएंगे, सूची बी के अंदर हमारे पास 4 काम दिए जाएंगे और हमें दे दिया जाएगा इनको सुमेलित करो, या पूछ लिया जाएगा निम्न में से सुमेलित कौन सा नहीं है। तो यहाँ से आसान क्वेश्चन बनता है, सब कुछ याद करने वाला है, समझाने वाला कुछ नहीं है। फिर भी आज की क्लास में हमने इसको करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ आ रहा होगा। यदि समझ आ रहा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तथा साथ ही साथ इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ भी शेयर करना जो इंडियन पॉलिटी के लिए अच्छी क्लासेस को ढूंढ रहे हैं। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।